नमस्कार दोस्तों एवं प्यारे विद्यार्थियों, मैं पोखरराम बामणिया आप सभी का मेरे YouTube चैनल बामणिया बायोलॉजी एंड न्यूज पर हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूँ। आज हम इस वीडियो के अंदर जो एनिमल किंगडम पढ़ रहे हैं उसका हम दूसरा जो संघ है उसके बारे में बात करते हैं, सिलेंट्रेटा या निडेरिया। सिलेंट्रेटा इसका दूसरा नाम है निडेरिया। अब देखिए इसको निडेरिया क्यों कहते हैं, क्योंकि इसमें निडल शेप सेल्स पाई जाती है। निडल के आकार की कोशिकाएं पाई जाती है। इन कोशिकाओं को निडोब्लास्ट कहा जाता है। निडोब्लास्ट या इसको दंश कोशिका भी कहा जाता है। तो ये इस संघ की प्रमुख विशेषता है दंश कोशिका का पाया जाना। और ये जो दंश कोशिका होती है ये इसमें स्थिरता, रक्षा और शिकार पकड़ने का कार्य करती है। इसके अलावा जो सिलेंट्रेटा संघ है यह डिप्लोब्लास्टिक होता है, द्विकोरकी होता है, दो कोरक पाए जाते हैं, दो जनन स्तर पाए जाते हैं, एक्टोडर्म और एंडोडर्म, मतलब बाह्य जनन स्तर और अंतर जनन स्तर। इसके अलावा समिति की बात करते हैं तो रेडियल या अरीय समिति पाई जाती है। और यदि संगठन की बात करते हैं तो उत्तक स्तर का संगठन इनमें पाया जाता है। अब इनमें यदि हम बात करें तो एक छिद्र पाया जाता है। इस छिद्र का उपयोग मुख के रूप में भी होता है और गुदा के रूप में भी होता है। मतलब इस छिद्र के द्वारा भोजन का अंतर्गमन भी होता है और अपशिष्ट पदार्थों का बहिर्गमन भी होता है। कुछ सदस्यों के अंदर जो कंकाल होता है वो कैल्शियम कार्बोनेट से मिलकर बना होता है। यह जो सिलेंट्रेटा संघ है इसको तीन वर्गों में बांटा जाता है, हाइड्रोजोआ, स्काइपोजोआ और एंथोजोआ। हाइड्रोजोआ का उदाहरण है हाइड्रा, ओबिलिया और कोरल। स्काइपोजोआ का उदाहरण है ओरिलिया। ओरिलिया का मतलब होता है जेलीफिश। और जो एंथोजोआ है इसका उदाहरण है सी एनीमोन, समुद्री अर्चिन या सी एनीमोन। कुछ ऐसे जंतु है जो इसमें उपनाम से जाने जाते हैं, जैसे फाइसेलिया है। फाइसेलिया को पुर्तगाली युद्ध मानव कहा जाता है। और पेनिट्यूला है, इसको समुद्री पंखे के रूप में भी जाना जाता है। और जो गोर्गोनिया होता है इसको समुद्री व्यंजन के रूप में भी जाना जाता है। तो ये इनके उपनाम होते हैं। इसके अलावा इसमें लार्वा अवस्था नहीं पाई जाती है। लार्वा की बात करें तो इसमें वो लार्वा नहीं पाया जाता है। सिलेंट्रेटा के अंदर लार्वा अवस्था नहीं पाई जाती है, लेकिन इस संघ के जो जंतु होते हैं उनमें पॉलीमॉर्फिज्म पाई जाती है। पॉलीमॉर्फिज्म का मतलब होता है बहुरूपता पाई जाती है। बहुरूपता जीव है वो अलग अलग रूप में पाई जाती है। इसमें जो जंतु होते हैं ये दो रूप वाले होते हैं। एक रूप जिसको अपन कहते हैं पॉलिप और दूसरा होता है मेडुसा। तो पॉलिप और मेडुसा दो विभिन्न प्रकार के रूप पाए जाते हैं, इसलिए इसको पॉलीमॉर्फिज्म भी कहा जाता है। ऐसे जीव जिनमें पॉलिप और मेडुसा दो रूप पाए जाते हैं उनमें पीढ़ी एकांतर पाया जाता है। पीढ़ी एकांतर का मतलब है पॉलिप के बाद है मेडुसा अवस्था, मेडुसा के बाद में पॉलिप अवस्था। तो पॉलिप अवस्था में जब अलैंगिक जनन होता है तो मेडुसा अवस्था बढ़ती है, और जब मेडुसा में लैंगिक जनन होता है तो पॉलिप अवस्था का निर्माण होता है या पॉलिप रूप का निर्माण होता है। पॉलिप जो होते हैं ये स्थावर होते हैं, मतलब एक स्थान पर रहते हैं, एक जगह पर फिक्स रहते हैं और ये बेलनाकार होते हैं। जबकि जो मेडुसा होते हैं ये मुक्त प्लावी होते हैं, एक जगह पर नहीं रहती है, घूमते फिरते रहती है, मुक्त प्लावी होते हैं। और इनका जो शरीर होता है वो छतरी के नुमा होता है, और छतरी नुमा इनका शरीर होता है, इनका आकार होता है। तो इस तरह से हमने सिलेंट्रेटा जो संघ है इसके बारे में बात की। और इसका जो इंपॉर्टेंट कैरेक्टर है वो होता है दंश कोशिकाओं का पाया जाना। इसके अलावा ये जो जंतु होते हैं जितने भी, ये सभी मेराइन होते हैं। मेराइन का मतलब समुद्री पानी के अंदर पाए जाते हैं। तो सभी जो जंतु है वो मेराइन होते हैं या समुद्री पानी के अंदर पाए जाते हैं। टीनोफोरा, टीनोफोरा जो संघ है इनको समुद्री अखरोट, सी वॉलनट्स या कंकाल जेली, कॉम्ब जेली कहा जाता है। ये इस संघ का उपनाम है। ऐसे दिखते हैं इस वजह से इनको है वो समुद्री अखरोट कहा जाता है। यह जो संघ है इस संघ के जंतु सिलेंट्रेटा के बिल्कुल समान होते हैं, लेकिन अंतर यही होता है कि सिलेंट्रेटा के अंदर दंश कोशिकाएं पाई जाती है जबकि इसमें दंश कोशिकाएं नहीं पाई जाती। और कोई ज्यादा अंतर नहीं होता है। दंश कोशिकाओं में हम
टीनोफोरा और सिलेंट्रेटा में अंतर कर सकते हैं। तो सिलेंट्रेटा में दंश कोशिकाएं पाई जाती है, जबकि इसमें दंश कोशिकाओं का अभाव होता है। समुद्री सभी प्राणी में पाए जो प्राणी है वो समुद्री जल में पाए जाते हैं, मैराइन होते हैं। या जो समिति की बात करें तो इसमें अरीय या रेडियल समिति पाई जाती है। संगठन की बात करते हैं तो टिश्यू लेवल का संगठन पाया जाता है और डिप्लोब्लास्टिक होते हैं। मतलब कंप्लीट लक्षण सिलेंट्रेटा के हैं, वो लक्षण इसके हैं। अब देखिए जो थोड़े अलग लक्षण है वो है कि इनके शरीर के ऊपर 8 बाह्य कंकड़ पट्टिकाएं पाई जाती है जो इसको चलने में सहायता करती है और जैव संदीप्ति का गुण पाया जाता है। ऐसे जो जीव है वो प्रकाश उत्पन्न कर सकते हैं, इसको जैव संदीप्ति कहा जाता है। एकमात्र ऐसा संघ है जिसमें जैव संदीप्ति का गुण पाया जाता है। आर्थ्रोपोडा के अंदर बात करते हैं तो कुछ जुगनू होते हैं, कुछ ऐसे कीट होते हैं जिनमें वो जैव संदीप्ति का गुण पाया जाता है। तो ये समुद्री जल के अंदर पाए जाने वाले जंतु है जिनमें जैव संदीप्ति का गुण पाया जाता है। इसके अलावा लिंग के हिसाब से बात करें तो ये उभयलिंगी होते हैं। उभयलिंगी का मतलब द्विलिंगी होते हैं और द्विलिंगी का मतलब ये होता है कि ऐसे जीवों के अंदर नर और मादा दोनों जनन एक ही जंतु के अंदर पाए जाते हैं। निषेचन इनमें बाह्य होता है, निषेचन बाहर होगा और परिवर्धन अप्रत्यक्ष होता है, लेकिन इसमें लार्वा अवस्था नहीं पाई जाती। परिवर्धन अप्रत्यक्ष जब भी होता है तब लार्वा अवस्था पाई जाती है, लेकिन यहाँ पर लार्वा अवस्था नहीं पाई जाती है। उदाहरण इसका प्लूरोब्रेंकिया और टीनोप्लाना। प्लेटीहेल्मिन्थेस, प्लेटीहेल्मिन्थेस को चपटे कृमि कहा जाता है, इसको हुकवर्म कहा जाता है। चपटे कृमि क्यों कहा जाता है? क्योंकि ये पृष्ठाधार से चपटे होते हैं, इसलिए इसको चपटे कृमि कहा जाता है। अंग्रेजी में कहते हैं फ्लैट वर्म। और इनमें हुक पाया जाता है। ये परपोषी की आंत में पाया जाता है, तो परपोषी की आंत में जब ये जुड़ेगा उससे संलग्न होगा तो इसमें हुकनुमा संरचना पाई जाती है, इसलिए इसको हुक कृमि कहा जाता है, हुक वर्म कहा जाता है। इस संघ के जितने भी जंतु होते हैं ये जंतु प्राणी या अन्य जीवों के अंदर परजीवी के रूप में पाए जाते हैं या अंतः परजीवी के रूप में पाए जाते हैं। तो देखिए पृष्ठाधार पे ये चपटे होते हैं, इसलिए इनको चपटे कृमि कहा जाता है। इस संघ की स्थापना की थी गेगेनबार्ग नामक वैज्ञानिक ने और अंतः परजीवी के रूप में पाए जाते हैं। ट्रिप्लोब्लास्टिक होते हैं, त्रिकोर्की होते हैं, 3 जनन स्तर पाई जाती है, एक्टोडर्म, एंडोडर्म और मेसोडर्म। एसिलोमेट होते हैं, मतलब अप्रगुह्य होते हैं, इनमें प्रगुहा नहीं पाई जाती। प्रगुहा का मतलब क्या है? शरीर की बाह्य भित्ति और बीच में जो आड़ नाल पाई जाती है, इनके बीच में यदि कोई गुहा पाई जाती है तो इनको प्रगुह्य बोला जाता है। इसमें नहीं पाई जाती है, इसलिए इनको असिलोमेट या अप्रगुह्य कहा जाता है। द्विपार्श्व समित होते हैं और अंग स्तर का संगठन पाया जाता है। पहला ऐसा संघ है जिसमें अंग स्तर का संगठन पाया जाता है। इससे पहले हमने बात की पोरीफेरा, सिलेंट्रेटा और टीनोफोरा। पोरीफेरा के अंदर कोशिकीय स्तर का संगठन था, सिलेंट्रेटा और टीनोफोरा के अंदर उत्तक स्तर का संगठन था। पहला जो संघ है जिसमें अंग स्तर का संगठन पाया जाता है। अब यहाँ पर है वो इन जीवों के अंदर अंग बनना शुरू हो गए या अंग मिलते हैं। मुख उपस्थित होता है, गुदा अनुपस्थित होती है। इसका मतलब एक ही छिद्र पाया जाता है जो गुदा का भी कार्य करेगा और वह है वो मुख का भी कार्य करेगा, तो एक ही छिद्र पाया जाता है। परपोषी के शरीर के अंदर ये पाए जाते हैं, उसमें ये हुक के द्वारा चिपके रहते हैं। चूसक या हुक के द्वारा ये उसकी जो आंत होती है उससे संलग्न पाए जाते हैं। श्वसन शरीर की सतह के द्वारा होता है। उत्सर्जन के लिए इनमें ज्वाला कोशिकाएं पाई जाती है। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है आपके लिए ज्वाला कोशिकाएं। अब ये ज्वाला कोशिकाएं इसमें उत्सर्जन का कार्य करती है और इन जीवों के अंदर परासरण नियंत्रण का कार्य भी ज्वाला कोशिकाओं के द्वारा किया जाता है। नेक्स्ट, ये द्विलिंगी होते हैं। निषेचन आंतरिक होता है, परिवर्तन अप्रत्यक्ष होता है, लेकिन इसकी और विशेषता है कि इसमें बहुत सी लार्वा अवस्थाएं पाई जाती है। मतलब एक से अधिक लार्वा अवस्थाएं इस संघ के अंदर पाई जाती है। हम विद्यालयों के अंदर बात करते हैं, हर वर्ष 15 अक्टूबर को
कृमि निवारण डे के रूप में मनाया जाता है, विश्व हाथ धुलाई दिवस के रूप में मनाया जाता है। और ये जो हाथ धुलाई दिवस जो कि 15 अक्टूबर को मनाया जाता है, इस दिन सरकारी विद्यालयों के अंदर एक टैबलेट दी जाती है जो कृमि का नाश करती है, कृमि का निवारण करती है, या हमारे पेट के अंदर जो कृमि है या कीड़े हैं जो लटे हैं इनको मारने का कार्य करेगी। टैबलेट का नाम क्या है? एल्बेंडाजोल। एल्बेंडाजोल टैबलेट है वो दी जाती है विद्यालयों के अंदर। अब देखिए ये टैबलेट क्या करेगी, जो व्यक्ति जिसके शरीर के अंदर ऐसे कृमि पाए जाते हैं, कीड़े पाए जाते हैं, वह व्यक्ति इस टैबलेट को लेता है तो कीड़े हैं वो यदि है तो कीड़े मर जाते हैं, नहीं है तो कोई दिक्कत नहीं। यदि कीड़े हैं तो मर जाते हैं, जैसे कीड़ों की संख्या अधिक होगी और सभी कीड़े मर जाएंगे तो इसके जस्ट बाद दस्त लगती है, पेट में मरोड़े आते हैं, मरोड़े कहते हैं पेट में औंटा आवे, ठीक है, तो पेट में मरोड़े आते हैं, औंटे आते हैं और हल्का सा पेट दर्द भी हो सकता है, इसी के साथ में दस्त लग सकती है और ये कीड़े हैं वो शरीर से बाहर आ जाएंगे। तो यह जो कार्य है ये 15 अक्टूबर को हर वर्ष सरकारी विद्यालय में किया जाता है। इस दिन यदि किसी बच्चे को कोई समस्या भी हो तो जो चिकित्सा महकमा है इसको भी अलर्ट किया जाता है। प्रत्येक विद्यालय के ऊपर एएनएम, कंपाउंडर डॉक्टर, इनकी ड्यूटी भी लगाई जाती है। जरूरत पड़ने पर इमरजेंसी में आगे इनको रेफर भी किया जा सकता है। तो ये 15 अक्टूबर को कार्य किया जाता है। और 15 अक्टूबर को विद्यार्थी दिवस के रूप में भी मनाया जाता है। 15 अक्टूबर को विद्यार्थी दिवस के रूप में क्यों मनाया जाता है? क्योंकि हमारे जो पूर्व राष्ट्रपति है एपीजे अब्दुल कलाम, इनका जन्म दिवस 15 अक्टूबर को है। अब 15 अक्टूबर को इनका जन्म दिवस होता है, इस वजह से 15 अक्टूबर को विद्यार्थी दिवस के रूप में भी मनाया जाता है। और सौभाग्य से 15 अक्टूबर को मेरा भी जन्मदिन आता है। तो इस तरह से 15 अक्टूबर को इतने कार्य इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। अब ये जो प्लेटी एल्मंथीज है इसका यदि हम वर्गीकरण करते हैं तो उसको 3 वर्ग में बांटा जाता है। प्लेटी एल्मंथीज को 3 क्लासेज में बांटा जाता है। नंबर 1 इज टर्बिलेरिया। टर्बिलेरिया का उदाहरण है प्लेनेरिया। टर्बिलेरिया, प्लेनेरिया, वर्ग भी याद हो जाएगा, जंतु का नाम भी याद हो जाएगा। प्लेनेरिया कौन सा? वह प्लेनेरिया जिसमें पुनरुद्ध भवन की अत्यधिक क्षमता पाई जाती है। प्लेनेरिया के अंदर पुनरुद्ध भवन की अत्यधिक क्षमता पाई जाती है। पुनरुद्ध भवन का मतलब क्या है? यदि प्लेनेरिया के 3 टुकड़े हो जाए तो तीनों टुकड़ों से नया प्लेनेरिया बन सकता है, इसलिए इसको हम कहते हैं पुनरुद्ध भवन। दूसरा वर्ग है ट्रिमेटोडा। ट्रिमेटोडा के अंदर फेसियोला और सिस्टोसोमा, ये 2 जंतु इसमें आते हैं। और नंबर 3 इज सेस्टोडा, और सेस्टोडा के अंदर आता है टीनिया सोलियम। टीनिया सोलियम जो जंतु है ये हमारे शरीर के अंदर पाया जाता है, मनुष्य के शरीर के अंदर पाया जाता है, या हम ये कहें कि यह भेड़ में पाया जाता है, सूअर में भी पाया जाता है। ये जो टीनिया है इसका आकार होता है फीते के समान। जो फीता होता है, ये जो कंस्ट्रक्शन का कार्य करने वाले जो मजदूर कर्मी होते हैं उनके पास में जो फीता होता है फीते के आकार का होता है, इसलिए इसको फीता कर्मी भी कहा जाता है। फीता कर्मी, फीते को इंग्लिश में कहते हैं टेप, इसलिए इसको टेप वर्म भी कहा जाता है। एसके एल्मंथीज। एसके एल्मंथीज की बात करें तो इसमें जो जंतु होते हैं वो गोलाकार होते हैं, इसलिए इनको गोलकृमि कहा जाता है। गोल को अंग्रेजी में राउंड कहा जाता है, इसलिए इनको राउंड वर्म भी कहा जाता है, गोलकृमि या राउंड वर्म। तो ऐसे जो एसके एल्मंथीज वर्ग के अंदर जो जंतु आते हैं, जो जीव आते हैं, वो राउंड वर्म कहलाते हैं, गोलकृमि कहलाते हैं। अब ऐसे जो जीव होते हैं ये छोटे होते हैं और पतले होते हैं, मतलब कृमि कीड़े नुमा होते हैं, छोटे और पतले होते हैं। ये जो जीव होते हैं ये मुक्त जीवी हो सकते हैं, जल में पाए जाते हैं, स्थल पर पाए जाते हैं। कुछ प्राणी, जंतु या मनुष्य के अंदर ये परजीवी के रूप में भी पाए जाते हैं। जैसे एस्केरिस पाया जाता है मनुष्य के शरीर के अंदर, तो रोग उत्पन्न करता है एस्केरियोसिस। एस्केरिस के द्वारा कौन सा रोग? एस्केरियोसिस। अब ये जंतु है वो ट्रिप्लोब्लास्टिक होते हैं, त्रिकोर की होते हैं, एक्टोडर्म, एंडोडर्म, मीजोडर्म पाई जाती है।
स्यूडोसिलोमेट होते हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये एक ऐसा वर्ग है जो स्यूडोसिलोमेट होता है। इससे पहले वाले जो वर्ग थे वो असिलोमेट थे, इसके बाद में जो होंगे वो सिलोमेट है, लेकिन एकमात्र ऐसा वर्ग है जो स्यूडोसिलोमेट है। मतलब प्रगुआ नहीं पाई जाती लेकिन प्रगुआ का आभास होता है, इसको हम कहते हैं आभासी देवगुआ। मतलब होती नहीं है लेकिन हमें उसका आभास होता है, इसको स्यूडोसिलोमेट कहा जाता है। इस वर्ग के जो जंतु होते हैं इनमें अंग तंत्र स्तर का संगठन पाया जाता है। इससे पहले हमने बात की थी प्लेटिहेल्मिन्थेस। प्लेटिहेल्मिन्थेस के अंदर अंग स्तर का संगठन पाया जाता है। इससे पहले हमने बात की थी सीडेंटेटा और टिनोफोरा, उसमें उत्तक स्तर का संगठन पाया जाता है। उससे पहले हमने पोरीफेरा के बारे में बात की थी, उसमें कोशिकीय स्तर का संगठन पाया जाता है। अब इसके बाद हम जितने भी संघ पढ़ेंगे सभी के अंदर अंग तंत्र स्तर का संगठन पाया जाता है। हम जैसे जैसे संघ पढ़ रहे हैं वो मतलब जैव विकास की बात करें तो सरल से जो जटिल जीवों की बात कर रहे हैं तो सरल से जटिल, सबसे पहले कोशिकीय, फिर उत्तकीय, फिर अंग और अब अंग तंत्र। इसका मतलब आगे वाले जीव इससे भी जटिल है, इसका मतलब सभी में अंग तंत्र स्तर का संगठन पाया जाता है। और यदि हम समिति की बात करें तो पहले वाले कुछ जीव थे, सबसे पहला वर्ग पोरीफेरा वो असममित था, उसके बाद वाले थे अरीय सममित, और इससे पहले प्लेटिहेल्मिन्थेस और एस्केहेल्मिन्थेस ये सममिति के आधार पर द्विपार्श्व सममिति होते हैं। आगे वाले सभी संघ हम पढ़ेंगे उसमें सममिति यही रहेगी, द्विपार्श्व सममित। आगे जितने भी संघ पढ़ेंगे वो सभी ट्रिप्लोब्लास्टिक होते हैं, सभी एस्केहेल्मिन्थेस के बाद में एनेलिडा, ऑर्थ्रोपोडा, मोलस्का, इकेनोडेर्मेटा, हेमिकोडेटा, कोडेटा सभी ट्रिप्लोब्लास्टिक होते हैं। सभी के अंदर अंग तंत्र स्तर का संगठन पाया जाता है और सभी द्विपार्श्व सममित होते हैं। एकमात्र यह संघ है वो स्यूडोसिलोमेट है, इसके बाद वाले सभी संघ है वो सिलोमेट होते हैं। अब देखिए अंग तंत्र स्तर का संगठन है तो अंग तंत्र की बात करते हैं, आहार नाल पूर्ण होती है। अब ये क्या बन गया, एक अंग तंत्र। आहार नाल में मुख और गुदा दोनों पाए जाते हैं, मतलब आहार नाल मुख से शुरू होती है और गुदा तक जाकर समाप्त हो जाएगी। बीच में जितने जो अंग पाए जाते हैं आहार नाल वाले वो सभी इसमें पाए जाते हैं, और एक विकसित पेशीय ग्रसनी भी पाई जाती है। इस तरह से यहाँ पर अंग से अंग तंत्रों का निर्माण हो गया। तंत्रिका तंत्र इसमें पाया जाता है। तंत्रिका तंत्र में वलय पाई जाती है और ऊपर की ओर जो वलय पाई जाती है उसको मस्तिष्क कहा जाता है। परिसंचरण तंत्र का अभाव होता है, श्वसन तंत्र का अभाव होता है, और ये श्वसन जो शरीर की सतह होती है उसके द्वारा कर लेता है। इसके अलावा स्पष्ट सिर का भी अभाव होता है, स्पष्ट हेड पार्ट इसमें नहीं पाया जाता। उत्सर्जन के लिए कौन सी कोशिकाएं पाई जाती है, रेनेट कोशिकाएं पाई जाती है। बहुत ही अच्छा सवाल है। इससे पहले प्लेटिहेल्मिन्थेस में हमने बात की थी उत्सर्जन के लिए कौन सी कोशिकाएं पाई जाती है, उत्सर्जन के लिए ज्वाला कोशिकाएं पाई जाती है, जबकि यहाँ पर उत्सर्जन के लिए कौन सी कोशिकाएं, रेनेट कोशिकाएं पाई जाती है। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकता है कि एस्केहेल्मिन्थेस के अंदर उत्सर्जन किन कोशिकाओं के द्वारा होता है, तो कौन सी कोशिकाएं, रेनेट कोशिकाएं। या सवाल को उल्टा कर दें, रेनेट कोशिकाओं के द्वारा उत्सर्जन कौन से संघ में होता है, एस्केहेल्मिन्थेस के अंदर होता है। यदि हम ज्वाला कोशिकाओं की बात करें तो बात करेंगे ज्वाला कोशिकाओं के द्वारा उत्सर्जन और परासरण नियमन का कार्य किस संघ में होता है, प्लेटिहेल्मिन्थेस के अंदर होता है। या फिर प्लेटिहेल्मिन्थेस के अंदर परासरण नियमन का कार्य किसके द्वारा होता है, ज्वाला कोशिकाओं के द्वारा होता है। तो यहाँ से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं। इसमें इंपॉर्टेंट क्वेश्चन स्यूडोसिलोमेट, नेक्स्ट आ जाता है रेनेट कोशिकाएं, यहाँ से होगा। अब देखिए इस संघ के अंदर नर और मादा ये अलग अलग होते हैं, नर मादा अलग अलग है तो ये जंतु एक लिंगी होते हैं। एक लिंगी का मतलब नर अलग और मादा अलग होती है। अब ये अलग अलग होते हैं, नर छोटे होते हैं और जो पिछला भाग होता है वो मुड़ा हुआ होता है। जैसे
देखिए यहां मैं छोटा चित्र बनाऊं तो ये मान लो मादा है और ये जो नर है ये इस तरह से पीछे से मुड़े हुए होते हैं। तो नर है वो छोटे होते हैं, पिछला भाग मुड़ा हुआ होता है। तो इस तरह से हम नर और मादा की अलग पहचान कर सकते हैं। कृमि है, छोटे हैं, पतले हैं, सब कुछ होने के बाद भी हम ये कह सकते हैं कि ये नर है और ये मादा है। जैसे मनुष्य की बात करें तो लड़का और लड़की, तो मतलब लड़का है तो वो नर है, लड़की है तो वो मादा है। हम इनमें स्पष्ट भेद कर सकते हैं। लड़के और लड़की के अंदर स्पष्ट भेद किया जा सकता है या नर और मादा में स्पष्ट भेद किया जा सकता है। यदि हम इस तरह का विभेद कर सकते हैं लिंग की दृष्टि से तो इसको हम लैंगिक द्विरूपता कहते हैं। तो हम ये कह सकते हैं कि एसके हेलमनथीज के अंदर लैंगिक द्विरूपता पाई जाती है। मतलब लिंग के आधार पर हम नर और मादा दोनों की अलग अलग पहचान कर सकते हैं। अब निषेचन इनमें आंतरिक होता है, निषेचन आंतरिक होता है, लेकिन परिवर्तन अप्रत्यक्ष भी हो सकता है, प्रत्यक्ष भी हो सकता है। अप्रत्यक्ष होगा तो बीच में लार्वा का निर्माण होगा और यदि प्रत्यक्ष होता है तो वो डायरेक्ट बच्चे पैदा कर देते हैं। तो इस तरह से ये जितने भी हमने लक्षण के बारे में बात की है ये लक्षण है एसके हेलमनथीज के। अब यदि हम उदाहरण की बात करते हैं तो एस्केरिस, एसके हेलमनथीज का सबसे अच्छा उदाहरण है एस्केरिस। एस्केरिस गोलाकार होता है इसलिए इसको गोल कृमि या राउंड वर्म कहा जाता है। ये मनुष्य के शरीर के अंदर एंडोपैरासाइट के रूप में पाया जाता है, परजीवी के रूप में पाया जाता है। अब ये परजीवी के रूप में पाया जाता है तो यह हमारे शरीर के अंदर एक रोग उत्पन्न करता है। उस रोग का नाम है एस्केरियासिस। रोग का नाम क्या है? एस्केरियासिस। किसके द्वारा फैलता है? एस्केरिस के द्वारा फैलता है। इसके अलावा अन्य उदाहरण है एंटेरोबियस, ये पिन के आकार का होता है इसलिए इसको पिन कृमि कहा जाता है। लोहा लोहा जो उदाहरण है इसको नेत्र कृमि कहा जाता है। और उदाहरण है बुचेलेरिया, बुचेलेरिया है इसको फाइलेरिया कृमि भी कहा जाता है। फाइलेरिया कृमि क्यों कहते हैं? क्योंकि ये फाइलेरियसिस रोग उत्पन्न करता है। फाइलेरियसिस का मतलब है हाथी पांव रोग। ये मनुष्य के अंदर जो रोग उत्पन्न करेगा तो जो पैर होता है वो हाथी के पांव की तरह सूजकर ऐसे मोटा हो जाता है। जब ये पैर इस तरह से सूज जाएगा तो जो दो पैर है पैरों के बीच में श्रोणी भाग में जनन अंग पाए जाते हैं। तो इस रोग के अंदर जनन अंग भी विकृत हो जाते हैं। इस रोग को हाथी पांव रोग कहा जाता है। और एनसाइलोस्टोमा, एनसाइलोस्टोमा को अंकुश कृमि भी कहा जाता है। तो इस तरह से ये हमने जो विभिन्न प्रकार के संघ है कोरिफेरा के बारे में हमने पहले बात की थी। कोरिफेरा के बाद में सिलेंड्रेटा, टिनोफोरा, प्लेटिहेलमनथीज और एसके हेलमनथीज, इन संघ के बारे में वो विस्तार से बात करने का प्रयास किया है। तो इस तरह से ये वीडियो यदि आपको अच्छे लगे तो आप इसको लाइक करें। अब लाइक करने के बाद में इसको आप अधिक से अधिक शेयर करें ताकि जो फायदा आपको हो रहा है वो फायदा आपके मित्रों को भी हो। और यदि आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप सब्सक्राइब करें, नोटिफाई करें ताकि आपको नेक्स्ट जो भी अपडेट होगा वो आपको मिल जाएगा। तो इस तरह से आज के वीडियो के अंदर बस इतना ही। आप धन्यवाद।